चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज हम लोगों का जो प्रोटोकॉल है मेनली एपिलेप्सी है। एपिलेप्सी को देखेंगे आज हम, और एपिलेप्सी के बाद ब्रॉडबैंड एरियाज की बात करेंगे, और पर्टिकुलर ब्रेन के लेवल पर फिर से एक बार प्रोटोकॉल का जिक्र हम लोग करेंगे दोस्तों। तो स्टार्ट करते हैं। आज मैं अब एक सूचना आपको दे दूं दोस्तों कि मैं थोड़ा सा बाहर जा रहा हूँ 7 to 8 डेज के लिए। तो हम लोगों का क्लासेस पोस्टपोन रहेगा नेक्स्ट मंडे तक, है ना। नेक्स्ट मंडे हम लोग हमारी क्लासेस को फिर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गौरव सर क्या है, छोटा सा सेमिनार है, उसके बाद में दूसरी जगह एक कैंप रखा गया है गौरव सर क्या, और उसके बाद में राकेश भारद्वाज जी क्या, उसके बाद दिव्या मिश्रा मैम क्या। तो दोस्तों मैं यहाँ उपलब्ध नहीं रहूँगा, इसलिए क्लासेस पोस्टपोन रखा। हाँ, मैं कुछ चीज़ें आपको जो मेरे खास नोट्स बनाए हैं, जो मुझे टाइम मिलेगा कंटिन्यू, तो वो नोट्स मैं आपको ऑडियो बना के डालूंगा। आपके लिए बहुत काम किया है दोस्तों। मुझे जब पर्सनली टाइम मिलता है तो मैं ये ऑडियोज बहुत अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि कहाँ पर कैसे काम करना है, कैसे प्रोटोकॉल्स निर्धारित करता है ना। वहाँ पर नए नए प्रोटोकॉल्स जो मेरे बन रहे हैं, वो आज देखो एपिलेप्सी में मैंने बहुत सारे बुक की स्टडी किया है ना। और उस बुक्स के अकॉर्डिंग नए नए जो राइटर आ रहे हैं वो क्या सोचते हैं, उनके सिम्टम्स को देखने के तरीके से भी मैंने कुछ प्रोटोकॉल्स यहाँ पर लिए हैं दोस्तों। तो हम लोग यहाँ पर कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई चलो ठीक है, हम नहीं सही, दूसरे क्या सोच रहे हैं हम लोग उसको भी समझने का काम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग आज जो बात करते हैं वो प्रोटोकॉल वाली बात होती है एपिलेप्सी की। मैंने अभी तक आपको हमेशा कहा है कि कोऑर्डिनेशन होता है। जितने ट्रैक्स मैंने बताए सब कोऑर्डिनेटेड ट्रैक्स है, सब कोलेटरल ट्रैक्स है, सारे एक दूसरे के फंक्शन को सपोर्ट करने का काम करते हैं, है ना। हमें इससे ये मिला जानकारी कि ब्रेन नर्व सेल से मिलकर बना होता है ना। और इससे हमें ये मिला कि ये नर्व सेल आपस में सिग्नल को भेजकर एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। क्लियर अंडरस्टैंडिंग। इसीलिए आप ये समझ रहे हो कि देख रहे हो आप, सुन रहे हो आप, समझ रहे हो आप, ये सब कोऑर्डिनेटेड वे में आपके ब्रेन में हो रहा है
है ना। एक सिंक्रोनमस न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक। ऐसा नहीं है कि आपको सेंसेशन आया और सीधा ब्रेन को पहुंचा दिया गया, बिल्कुल नहीं। आपने देखा कई जगह फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, थैलेमस, देन पर्टिकुलर पार्ट में थैलेमस के लेवल पर मोन्स, मीड्यूला, मिड ब्रेन होता हुआ असेंडिंग ट्रैक, डिसेंडिंग ट्रैक के माध्यम से कोलेक्टल छोड़ता हुआ आपके पूरे ब्रेन में सर्कुलेशन आता है ना। ये करंट होता है दोस्तों, है ना, याद रखना। सिंक्रोनमस न्यूरोनल एक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। यदि ये करंट होता है और अगर ये करंट ज्यादा हो जाए दोस्तों, किसी कारणवश वहां पर बहुत सारे मैसेजेस एक साथ आ जाए और एक दूसरे में मिक्सअप हो जाए, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है। आप सीधा बोल दो कि ब्रेन में न्यूरोनल एक्टिविटी का शॉर्ट सर्किट हो गया, है ना, उसे आप इपिलेप्टिक अटैक कहते हो दोस्तों। ठीक है, आप जब इपिलेप्टिक अटैक में आओगे तो सॉरी, आपके पेशेंट जब इपिलेप्टिक अटैक में आएंगे तो इसी प्रकार के कैरेक्टर डेवलप होंगे। उनके जो बॉडी का कंट्रोल होता है, होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों। शरीर में कन्वर्शन आने लग जाएंगे, कॉन्ट्रैक्शंस आने लग जाएंगे, जर्किंग होने लग जाएगा। देयर में बी मेनी फीचर्स। हर व्यक्ति के बॉडी के डेवलपमेंट, उसकी इम्यूनिटी, उसकी स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग सिम्टम वहां पर देखने को मिलते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होना कि इपिलेप्टिक का इसका अलग सिम्टम है, इसका अलग सिम्टम है, इसका अलग सिम्टम है। देयर में बी मेनी चेंजेस। हर व्यक्ति के डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग बहुत सारे चेंजेस नजर आते हैं, है ना। इसीलिए कॉजेस अननोन कॉजेस होते हैं, है ना। न्यूनेटल जो थ्योरी होती है दोस्तों, बच्चों के हेड में अगर इंजरी हो जाए उस समय रिकवर हो गई, बाद में देखो लेटर हाफ में आपको इपिलेप्टिक अटैक आना शुरू हो जाते हैं, है ना। 2 मंथ्स तक अगर लगातार उसको फीवर आ रहा है, बच्चों के हेड में इंजरी हो रही है, आप मान के चलना देयर में बी समथिंग गोइंग रॉन्ग बिटवीन न्यूरोलॉजिकल एक्टिविटीज एज यूजुअल ब्लड सर्कुलेशन। और यही कारण है ऑक्सीजन की जो कमी होगी हाइपोक्सिया के लेवल पर डेवलप होगी। और जब ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, आप जानते हो कि कितना बड़ा मेंटल रिटार्डेड हो जाता है बच्चा। ठीक है, मेंटल रिटार्डेड तो होता ही, अगर नॉर्मल एक्टिविटी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बाद में आप देखो जर्क आने लग जाता है उसको, है ना, एपिलेप्टिक अटैक आना शुरू हो जाता है। और यही कारण है दोस्तों, इलेक्ट्रो होम्योपैथ के अंतर्गत इस चीज को अगर आप यहाँ पर नर्व का डिजनरेशन समझ रहे हो दोस्तों, तो यहाँ पर याद रखना इंसेफेलोपैथी हो जाता है ना। ये जो सिफिलिस होता है, यहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है, यानी यहाँ पर इंसेफेलोपैथी डेवलप होने के कारण, नर्वस ब्रेकडाउन होने के कारण डिजनरेशन डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाता है। इसीलिए स्ट्रेस एडल्ट, है ना, याद रखना दोस्तों, स्ट्रेस एडल्ट में मेन कॉज के रूप में होता है। इसलिए मैं स्ट्रेस एडल्ट बोलता हूं। जो व्यक्ति, जो बच्चा बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते आ रहा बचपन से बड़ा होते थे, माँ बाप का प्रेशर अलग, तुझे पढ़ना है, तुझे ये करना है, तुझे वो करना है, तुझे ये करना है, ये काम कर, वो काम कर। स्कूल में गया, टीचर्स ने डराना शुरू करा, ये होमवर्क नहीं करके लाया, ये नहीं करके लाया। समाज में गया, बड़े बच्चों ने खेलने नहीं दिया, टेंशन में आना शुरू करता है बच्चा, है ना। और यही कारण है दोस्तों, उसको एपिलेप्टिक अटैक आना शुरू होता है, जिसको फोकल एपिलेप्टिक अटैक कहते हैं, है ना। याद रखना, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एपिलेप्सी। फोकल एपिलेप्सी सबसे ज्यादा पाई जा रही है। जनरलाइज्ड एपिलेप्सी ज्यादातर आपको देखने को मिलेगी दोस्तों, जिसको आप बोलते हो ग्रैंड मॉल एपिलेप्सी, है ना। और आता है, पहले महसूस हो जाएगा, है ना, अंदर से उसको महसूस होना शुरू होता है कि मेरे को बस अब अटैक आने वाला है ना। बॉडी में जैसे कि आपके पैर में, है ना, आप देखो टोनिसिटी जो होती है, आपके हैंड में जो टोनिसिटी होती है दोस्तों, वो मसल्स के टोनिसिटी, हमने पढ़ा था ना, हाइपोटोनिया, हाइपरटोनिया, है ना, अकड़ान, मरोड़ाना, है ना। यहाँ पर मस्कुलर रिजिडिटी, अकड़ान आना शुरू हो जाती है दोस्तों, है ना। कई बार वाइन पाइप की अकड़ान हो जाती है, सांस लेने में तकलीफ होती है, पूरा चेहरा ब्लूइश हो जाता है ना। विद इन अ सेकेंड वहां पर पूरा का पूरा शरीर कांपने लग जाता है दोस्तों, और कांप करके एकदम से आदमी जान निकाल कर गिर जाता है। 5 से 10 मिनट के बाद में ऑटोमेटिकली धीरे धीरे होश में आ जाता है। ये पूरा सिम्टम लोकल आपको कई जगह देखने को मिलेगा, टेबल प्रैक्टिस में देखने को मिलेगा, है ना। एक्यूट और क्रोनिक दो कैरेक्टर जब नजर आते हैं, तो एपिलेप्सी दोस्तों क्रोनिक डिसऑर्डर है ना। इसकी जो पहचान, इसका जो हॉलमार्क होता है दोस्तों, रिकरेंटली अनप्रोवोक्ड सीजर का होना, बार बार उसको मिर्गी के दौरे उठना, है ना। एपिलेप्सी मतलब मिर्गी, है ना। रिकरेंट अनप्रोवोक्ड मतलब कारण नहीं पता लग रहा,
अनप्रोवोक्ड सीजर का होना हो रहा है। बहुत सारे लोगों में एपिलेप्सी के साथ साथ एक या ज्यादा प्रकार के सीजर पाए जाते हैं, है ना। साथ ही साथ बहुत सारी न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम के सिम्टम भी साइमल्टेनियसली आपको देखने को मिलता है, इसलिए आप कंफ्यूज हो जाते हो, है ना। लेकिन सबसे बढ़िया तरीका है ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राम टेस्टिंग करा लीजिए, क्लिनिकल हिस्ट्री देख लीजिए, फैमिली हिस्ट्री देख लीजिए, आउटलुक बिल्कुल सिमिलर होते हैं दोस्तों। और एक प्रकार के ग्रुप के लोगों में एपिलेप्सी के साथ बिल्कुल सिम्टम एक जैसे आपको देखने को मिलेंगे। इस सिचुएशन में उनकी कंडीशन को एक स्पेसिफिक एपिलेप्टिक सिंड्रोम के जैसे डिफाइन करोगे, यानी एक जैसे अगर सिम्टम लेकर आ रहे हैं, एक स्पेसिफिक प्रकार का एपिलेप्टिक सिंड्रोम होता है। लेकिन आप ये मत समझिए कि ये प्रोटोकॉल है तो एक फर्स्ट नंबर का प्रोटोकॉल यूनिवर्सल प्रोटोकॉल है, इससे आपने सब ठीक कर दिया। याद रखना, इससे कभी भी एक जैसा प्रोटोकॉल बनाने से कभी भी एपिलेप्सी का पेशेंट ठीक नहीं होता है दोस्तों। ये मैंने सीखा अपनी लाइफ में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। प्रोटोकॉल इसीलिए बहुत सारे बताए, कारण भी बताऊंगा क्यों। ह्यूमन ब्रेन में जब ह्यूमन एपिलेप्सी का आप सोर्स देखते हो तो प्रोटोकॉल बहुत सारे तय होते हैं। एक सीजर के सिम्टम बॉडी के किसी भी पार्ट को अफेक्ट कर सकता है, लीवर, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, है ना, लंग्स, हार्ट, सबको अफेक्ट कर सकता है। इसीलिए इलेक्ट्रिकल इवेंट जो सिम्टम को प्रोड्यूस करते हैं वो ब्रेन में उत्पन्न होता है। ये सिम्टम है जो ब्रेन में उत्पन्न हो रहा, कारण कहीं भी हो सकता है। कई बार पेट के कीड़े की वजह से भी एपिलेप्सी के अटैक आते हैं, याद रख लेना। कन्वर्शन तब भी आते हैं, है ना। इसीलिए याद रखना, जब इवेंट का लोकेशन आपको देखना है, कौन से पार्ट में लोकेशन हो रहा है, स्प्रेड कहां पर कर रहा है, ब्रेन में कितने जगह पर, वहां पर ब्रेन को कितने पार्ट को ब्रेन को अफेक्टेड कर रहा है दोस्तों, कितना लंबा समय लगा उसको यहाँ पर अफेक्ट आने में, उतना लंबा समय ठीक होने में भी लगेगा, है ना। याद रखना, सभी के यहाँ पर दोस्तों प्रोफाउंड इफेक्ट होता है, ब्रेन के लेवल पर सभी को प्रोफाउंड इफेक्ट होता है। ये फैक्टर सीजर के कैरेक्टर को डिटर्मिनेशन करता है दोस्तों, और इसी कारण से उसके इंडिविजुअल पर क्या असर होगा, ये हर इंडिविजुअल में पर्टिकुलर ब्रेन के कितने पार्ट डैमेज हुए उसी के अकॉर्डिंग वहां पर सिम्टम आपको आवश्यकता अनुसार। ब्रेन कुछ भी कर सकता है दोस्तों, याद रख लेना, ब्रेन कुछ भी कर सकता है, कोई भी सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए ये जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे ब्रॉडबैंड एरियाज, आपको क्लियर कर दूंगा क्यों और कैसे, है ना। एक सीजर के रूप में जब एपिलेप्टिक अटैक डेवलप होता है दोस्तों, तो आप याद रखना किसी भी प्रकार के व्यक्ति को वहां पर उसकी जो सेफ्टी होती है ना, उसको प्रभावित करता है। आप गाड़ी चला रहे हो, अटैक आ गया, गए काम से। मोटरसाइकिल चला रहे हो, एपिलेप्टिक अटैक आ गया, गए काम से। ऊपर चढ़े हो, अटैक आ गया, गिर गए, गए काम से। तीसरी मंजिल पे चढ़े हुए हो, गच्ची पे गिर गए, नीचे, गए काम से। इसीलिए उसकी सेफ्टी इफेक्टेड हो जाती है दोस्तों, कुछ भी हो सकता है उसके साथ, है ना। इसीलिए पब्लिक परसेप्शन और पीपल का ट्रीटमेंट एपिलेप्सी के साथ प्राय एक्चुअल सीजर की तुलना में बिगर प्रॉब्लम है। जो वास्तव में उस व्यक्ति के साथ घटित हो रहा है ना, वो बहुत छोटी चीज है। अगर आप बेसिकली इलेक्ट्रोपैथ की बात करें, होम्योपैथ, आयुर्वेद की बात करें, वो कहती बहुत छोटी चीज है, लेकिन अरे यार इससे दूर हो जाए यार, इसको तो एपिलेप्टिक अटैक आता है, तेरे को नहीं हो जाए। लोगों का ये मिसकंसेप्शन जो होता है ना, उस व्यक्ति को बहुत ज्यादा डैमेज कर देता है। वो स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी में चला जाता है, और फिर आप समझते हो दोस्तों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसी कारण से कई पेशेंट मैंने पर्सनली देखे, उनको मोटिवेट किया मैंने, एक एक घंटा उनको काउंसलिंग किया, और आज वो अपनी जिंदगी जी रहे हैं, बेस्ट अप्रोच के साथ दे रहे हैं। मैंने कहा इससे अच्छा, मैं उसको समझाता हूँ पेशेंट को कि इस व्यक्ति से ज्यादा अच्छा बन के तुझे दिखाना है। अगर तेरे में दम है ना, चैलेंज स्वीकार कर, और यही है, आप उसको चने के झाड़ पे चढ़ाइए। आपको दो बेनिफिट मिल रहे हैं, पहला पेशेंट की हेल्दी, और दूसरा आपका बैकग्राउंड मजबूत हो रहा है। आप अपने लेवल पर उस व्यक्ति के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श प्रस्तुत कर दिया, वो आपको आदर्श मान के चलेगा। बस आपका काम होता है सही ट्रीटमेंट करना, गाइडिंग करना, है ना। एपिलेप्सी का आइडेंटिफाइबल काज नहीं दिखता है दोस्तों, है ना। आधे से ज्यादा लोगों में इस कंडीशन को दूसरी कोई भी कंडीशन से डिफरेंट फैक्टर के द्वारा ट्रीटेड करते हुए आप बहुत सारे डॉक्टर को देख लोगे कि वो बहुत सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं डिफरेंट टाइप के, है ना। वो जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस के लेवल पर, हेड में ट्रॉमा के लेवल पर, ब्रेन की कंडीशंस के लेवल पर, इन्फेक्शियस डिसीज के लेवल पर, कहीं पर भी प्रीनेटल इंजरी, बचपन में कोई इंजरी हुई हो या डेवलपमेंट उसको कोई डिसऑर्डर हुआ हो, डेफिनेटली वहां पर बहुत सारे जो कारण होते हैं वो पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है, तो आपको कैसे बताएंगे, है ना। ये सबसे बड़ा लॉजिकल फैक्टर है कि एपिलेप्सी अगर किसी को डेवलप हो रहा है, नॉन कॉज ना तो आपको पता है, और आपका पेरेंट्स
जो पेशेंट का पेरेंट्स है उसको तो बिल्कुल भी पता नहीं, उसको क्या मालूम बचपन में क्या हुआ था और अभी क्या हुआ, ये नहीं, ये तो उसको अभी हुआ है। अब ऐसे में अगर मान लो कॉज ढूंढने जाओगे तो दोस्तों आपको बहुत सारा इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ेगा, है ना। इसलिए आपको मास्टर होना चाहिए कि ठीक है उसके सिम्टम के अकॉर्डिंग हम प्रोटोकॉल्स को कैसे तय कर रहे हैं। याद रखना, जब नर्व सेल में प्रॉब्लम हो रही तो पहला प्रोटोकॉल S1C1 बनता है, याद रख लेना, पहला प्रोटोकॉल, है ना। आप देखिए मैंने बताया S1C1F1Y, है ना, ये लिखा है S1C1Y, इसीलिए मैं पहले आपको बता दिया, ये लिखा है। अगर यहां पर आप करेक्शन देख रहे हो तो सेंटर पॉइंट पर S10P1F1W, जब आप F2 फ्रंट में देख रहे हो F2W, S10F1A3, लेकिन बुल ब्रेन पे बात करोगे S3C3F1 है ना। लोब्स ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, S3C3F1 का रोल होता है दोस्तों, है ना। अगर आपको ये प्रोटोकॉल नजर आ रहा है तो बस इसी में ढूंढ लीजिए ना, पूरा प्रोटोकॉल तय हो गया, आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं। यू कैन क्यूर ऑलमोस्ट इपिलेप्टिक पेशेंट। ये पूरा मैंने डायग्राम आपको शो कर दिया है दोस्तों, है ना, ये पूरा डायग्राम शो कर दिया। अब आपके ऊपर है आप पेशेंट को कैसे ठीक करते हो, है ना। जब आप देख रहे हो सीजर के साइन और सिम्टम आपको नजर आ रहे हैं दोस्तों, तो आपको याद रखना है, जब सिम्टम देखोगे ना, एपिलेप्सी ब्रेन सेल्स में एबनॉर्मल एक्टिविटी के द्वारा कॉज हो रहा है। भाई आपके घर में शॉर्ट सर्किट होता है ना, वही एक्टिविटी यहां हो रही है, एक दूसरे से सेंसेशन वायर टच हो रहा है ना। सीजर ब्रेन कंडीशन की किसी भी प्रोसेस को अफेक्ट कर सकता है, ये ब्रॉडमैन एरिया जो काम करते हैं ना उसको भी अफेक्ट कर सकता है। इसलिए सीजर के साइन और सिम्टम जो आपको नजर आएगा, सबसे पहला अनकंट्रोलेबल जर्किंग मूवमेंट होगा, एकदम से एक साइड वन वे, आपका हेड वन वे टर्न होता है, अकड़ाना शुरू होता है, गिरता है पेशेंट, झागाना शुरू होता है ना। ये तो सिंपल सा प्रोसेस है दोस्तों, है ना। लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बेहोश हो जाएगा, अवेयरनेस नहीं होती उसको, लॉस ऑफ अवेयरनेस, सारे के सारे साइकिक सिम्टम्स डेवलप होता है, वो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करता है कि मैं सबके सामने एपिलेप्टिक अटैक में आ गया, है ना। इसीलिए सीजर का टाइप जो होता है ये न्यूरोलॉजिकल काम होता है, वो मैं आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है दोस्तों। इसीलिए सीजर के टाइप पर डिफरेंट प्रकार के सिम्टम डिपेंड करते हैं, वो मैं तब बताऊंगा जब अभी ब्रेन का अगला पार्ट पढ़ाऊंगा, तब वहां पर सीजर्स बताऊंगा आपको। अभी मैं केवल आपको इतना बता रहा हूं कि सीजर डेवलप हो रहा है ना। याद रखना, मोस्ट केसेस में एक पर्सन जो एपिलेप्सी के साथ होता है उसमें उसी प्रकार का सीजर आपको देखने को मिलेगा, प्रत्येक टाइम एक जैसा, यानी किसी को एक बार एपिलेप्टिक अटैक आया तो एक जैसा अटैक उसको कंटिन्यू मिलता है दोस्तों। इसीलिए एपिसोड टू एपिसोड से बिल्कुल सिमिलर होता है, यानी एक व्यक्ति में जैसा आया कंटिन्यू उसी प्रकार का एपिसोड आते चले जाते है ना। लेकिन सबसे बड़ा काम होता है, आपके पास पेशेंट आया, आप एपिसोड लेकर आए, आप क्या करोगे, सबसे पहला काम क्या होना चाहिए आपका, सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए दोस्तों कि आप उसके हेड को ऊंचा करिए, है ना। हेड को ऊंचा करने के बाद में आप सबसे पहले कोई क्लॉथ को, कोई टुकड़े को, आप रुमाल को आप दांतों के बीच में रखिए। जानिए ऐसी कंडीशन में कई बार दांत खिल्ली बन जाती है, कई बार जीभ कट जाती है, टंग ब्रेक हो जाती है दोस्तों, है ना। इसीलिए, और ऐसी कंडीशन में सबसे बेस्ट चीज बताऊं आपको, S1 या S10 की ग्लोबल्स, वो भी MMP ग्लोबल्स, 10 to 20 ग्लोबल्स इमीडिएटली पीसिए और वहां पर पानी में घुलकर, 2 चम्मच पानी में घुलकर उसको दो दो बूंद टपकाते जाइए। मेरा मानना है इमीडिएट सबसाइड हो जाता है दोस्तों एपिलेप्सी। और दूसरी बात, यहां पर जो आप स्पेशल 5, 6, 7, 17, 18 नंबर पॉइंट को मानते हैं, मैं मानता हूं वहां वाई लगा दीजिए इमीडिएट। मैंने कई केसेस में अपना पर्सनल अनुभव से रिजल्ट लिया है, 5, 6, 7, 17, 18 जो मेजर पॉइंट्स होते हैं जो ब्रेन के लेवल पर आउटब्रेक करते हैं, वहां पर वाई का अप्लाई करा दीजिए, इमीडिएट पेशेंट को रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों, है ना। सबसे दूसरी बात, ऐसे पेशेंट को आइसी कोल्ड वाटर यानी बर्फ के पानी से आप ठंडा करना शुरू करिए, 10 मिनट के अंदर पेशेंट को रिकवरी शुरू हो जाएगी, ओनली 10 मिनट्स। जितना भी डैमेज है ना वो डैमेज नहीं होगा दोस्तों, है ना। इसीलिए कई बार ऐसे कंडीशंस होती है, ये प्रोटोकॉल्स कंडीशन के अकॉर्डिंग दिए। जब आपके पास एक्यूट केस आता है तब यहां से शुरू करिएगा, लेकिन जब क्रॉनिक केस आता है दोस्तों, समटाइम्स S3F1L1A3Y200 वीकली या पहले डेली दीजिए। जैसे फिट्स के दौरे, ये केवल दौरों के लिए बता रहा हूं, क्योर करने के लिए नहीं बता रहा हूं। याद रखना,
क्यूर करने के लिए नहीं बता रहा हूं। फीड्स जब आता है H3F1L1 H3Y 200 पहले डेली दीजिए, और फिर उसके बाद में जब उसका लंबा पीरियड होने लगता है मेडिसिन भी लंबे पीरियड में देना चालू करिए। यानी आप पहले डेली दे रहे थे, फिर चौथे दिन, फिर 7वें दिन, फिर 15वें दिन, फिर महीने भर में। और इसका सपोर्ट कीजिए C3 L2W 200 से, पहले 200 देन 1000, है ना। आप ऐसे जाइए और उसके बाद में यहां पर आइए, यानी ये रोक दीजिए और ये साथ में आप शुरू करिए। आप देखिए आपका पेशेंट बिल्कुल टॉप क्लास आएगा, क्योंकि पूरा ब्रेन यहाँ इन्वॉल्व है। इसलिए S1C1 1 A3F1 D6 ये एक यूनिवर्सल प्रोटोकॉल होता है जिसके साथ आप दे सकते हो। वर्म के कारण हो, है ना, आपके ब्रेन की कोई सेल के कारण हो, है ना, वर्टो बहुत सॉफ्ट है, A3 हार्ट के कारण हो, नर्वस सिस्टम के कारण हो, सबको आप यहाँ पर दोस्तों D6 में चले जाओ। या मेरा मानना है यहां पर जितना नेगेटिव जाओगे, यानी 147 रेशियो में जाओगे, मेरा मानना है न्यूरोलॉजिकल बहुत ही जबरदस्त इंपैक्ट आपको नजर आएगा। आप करके देख लीजिएगा दोस्तों, है ना। किसी बुक्स में जब मैंने स्टडी किया था पुराने समय में, और जब मैंने प्रोटोकॉल अपने गुरुओं से सीखा, कुछ अपने दिमाग से लगाया, तो S10 A3 F1 W और या S1 F1 A3 W थर्ड डायरेक्शन, ये प्रोटोकॉल मुझे बहुत पसंद आया था। ये प्रोटोकॉल और ये प्रोटोकॉल मुझे इतना पसंद आया, मैंने पूरा साइकोलॉजी को समझने के बाद में जब दिया तो कुछ पेशेंट को इमीडिएट रिलीफ आ गया। यानी पेशेंट जो पहले हर तीसरे दिन में अटैक आता था 15 दिन में चला गया, पहले महीने में, अब 15-15 दिन में आने लगा। दूसरे महीने में गया, यही प्रोटोकॉल दिया तो उसको 2.5 महीने में आया। ऐसे मेरे पास कई थ्योरीज है, उसके अकॉर्डिंग ये प्रोटोकॉल काम किया, फिर मैंने ये देना शुरू किया और फिर उसको मोर नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गया। और जब फर्स्ट डायल्यूशन में दिया, 1 साल के ट्रीटमेंट के बाद जब फर्स्ट डायल्यूशन में दिया, उसके बाद से कुछ पेशेंट को, यानी 65 से 70% पेशेंट को अटैक नहीं आया, बाकी को अटैक आया। अब क्यों आया, फिर मैंने स्टडी करी तो उसमें मुझे नजर आया वर्म इन्फेस्टेशन, इंजुरीज ऑफ ब्रेन, इन्फ्लामेशन, वायरल इन्फ्लामेशन से बार बार सर्दी खांसी बुखार से वो अफेक्टेड थे, फिर से उनको वही शॉर्ट सर्किट का फिनोमिना शुरू हुआ। तब मैंने प्रोटोकॉल चेंज किया। यहां पर लाइफ सेविंग लाइफ प्रोटेक्टिंग हार्मोन की जरूरत पड़ेगी आपको, यानी ग्लूकोकॉर्टिकॉइड एंड मिनरलोकॉर्टिकॉइड, यानी हाइड्रोकॉर्टिजोन, है ना। हम लोग नहीं देना, अगर आपको कहीं पर भी हाइड्रोकॉर्टिजोन की जरूरत होती है H6 आप करके देखो, H6 A3F1B को D6 में चला दो, आपका पेशेंट रिकवरी की स्टेट पे आ जाएगा। आप करके देख लेना, है ना। जिन्होंने एक्सक्रीटरी सिस्टम का चैप्टर अटेंड किया है उन्हें सबको पता है H6 क्या जबरदस्त काम करता है। अगर आप सिंपल से प्रोसेस करें तो अभी डॉक्टर गुप्ता जी की बुक में से मैंने पढ़ा था और मैंने भी कुछ पेशेंट्स में दिया, अभी रिजल्ट मुझे नहीं आया, लेकिन उन्होंने कहा है S1C1 अल्टरनेट A3F1 RE को D6 में देके देखो। ये भी ट्राई करके देखा, लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन आ रही है, व्हाई चूजिंग RE A3F1 RE, यानी वो कह रहे हैं ब्लड और नर्व को बढ़ा दो, है ना, ये ज्यादा है, इसको स्टिमुलेट करने की जरूरत है। ठीक है, ये बढ़ा के देख लेते हैं, यानी ब्लड और नर्व को स्टिमुलेशन करने की जरूरत है। लेकिन दोस्तों मेरा मानना है वाई सबसे बेस्ट मेडिसिन होती है एपिलेप्टिक के लिए, इसलिए 5 ड्रॉप मॉर्निंग में, 5 ड्रॉप इवनिंग में वाई अगर आप चलाते हैं तो अटैक नहीं आते। याद रखना, कई पेशेंट्स के फीडबैक है अटैक नहीं आते हैं दोस्तों। नेक्स्ट S1C1F1Y S10 A3B, कई बार ऐसा होता है कि वहां पर उसको नर्वस टॉनिक ही नहीं मिलता, ब्रेन के लेवल पर टॉनिक ही नहीं मिलता, यहां पर प्रॉब्लम हो जाती है, यहां से अप एंड डाउन नहीं हो रहा, यानी दोनों फाइबर एक एक कैप्सूल के अंदर से बाहर निकल रहे, अंदर आ रहे हैं, यहां पर ब्लॉकेजेस हो रहा है। इसलिए S1C1F1Y अल्टरनेट S10 A3B, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ा दो, आपका काम हो जाएगा, है ना। ये ब्रेन को कंट्रोल कर रहा है, ये सर्कुलेशन को कंट्रोल कर रहा है, हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, हमारा पेशेंट रिकवरी के स्टेज पर आ गया। लेकिन वाई फिर भी अलग से देना आपको याद रखना है, या तो यहां दीजिए या फिर अलग से दीजिए। S3C3 L1 A3 F1WY, ये मेरा सबसे प्रिय प्रोटोकॉल है दोस्तों। जब ये प्रोटोकॉल दे रहा हूं, ये दोनों नहीं देना मत दो। S3C3 क्योंकि यहां पर हमको कनेक्ट हो रहा है, S3C3 L1 A3 F1W और Y 200 डायल्यूशन में मैं जरूर देता हूं।
देन 1000 करता हूं। अगर जो एपिलेप्टिक अटैक के दौरे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हर चौथे दिन कर दो, पहले डेली दो 15 दिन, उसके बाद में चौथे दिन कर दो, फिर 15 दिन हो गए, अच्छा लग रहा है, दौरा बढ़ रहा है, वीकली कर दो, उसके बाद में और 1 महीने वीकली, मतलब 4 डोज दिया महीने में। उसके बाद पूछा कैसा, बोले नहीं साहब इस बार में अटैक नहीं आया, अगले महीने आप उसको 1000 में दे दो, है ना, 3 डोज दे दो, 10 दिन, अगले 10 दिन, अगले 10 दिन, अटैक नहीं आया, आप फिर से रिवाइज में आ जाओ। यही से उनका प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है, उनको बंद कर दो, यही प्रोटोकॉल आप 10th डायल्यूशन दो, फिफ्थ दो, थर्ड दो, सेकंड दो, फर्स्ट दो, ग्लोबल्स में दो, और देखो आप प्रोटोकॉल का रिजल्ट, टॉप क्लास रिजल्ट आपको देखने को मिल जाता है दोस्तों, है ना। कई बार ऐसा होता है कि मेडिसिन को जब आप क्यूरिंग कैपेसिटी में लाते हो तो नेगेटिव से मोर पॉजिटिव की तरफ आना पड़ता है। ये पॉजिटिव डिजीज है, शॉर्ट सर्किट हो रहा है, नेगेटिव से प्रोटोकॉल शुरू करना है, इसलिए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना पड़ेगा, यानी नर्वाइन टू न्यूट्रिशन की तरफ आना पड़ेगा। और इसीलिए मेरा मानना है D6 से ज्यादा 3rd डायल्यूशन, 5th डायल्यूशन, 10th डायल्यूशन का रिजल्ट पावरफुल इंपैक्ट के रूप में आपके सामने आता है। ये मेरा पर्सनल अनुभव है दोस्तों, कौन क्या कहता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने जब जब दिया है दोस्तों 10th डायल्यूशन, 5th डायल्यूशन, 3rd डायल्यूशन, मैं जब पढ़ता था, जब मैंने BHMS किया हिंदुआ से, तो वहां पर मैं जिसके यहाँ रूम किराए से रहता था, उनके यहाँ उनके छोटे बेटे को बहुत ज्यादा एपिलेप्सी होती थी, तो मैंने उनको होम्योपैथ हॉस्पिटल में लेकर गया, ट्रीटमेंट भी कराया, लेकिन वो रिजल्ट नहीं आया। फिर मैंने कहा भाई मैं तेरे को बना के देता हूँ, मेरे घर से लेके आऊंगा। मैं स्पेशल आया और मैंने बना के, क्योंकि मेरे को कीड़ा था कि मुझे सीखना है, ये एपिलेप्टिक अटैक वाला 5 साल से इलाज करा रहा, रिजल्ट नहीं है। जब देना शुरू किया दोस्तों, तो ये वहीं से सीखा था, है ना, वहीं से सीखा था मैंने, और वही कारण है आज मुझे बहुत ही ब्रिलियंट रिजल्ट टेबल प्रैक्टिस के मिले, बहुत शानदार रिजल्ट मुझे मिले, और आज यही कारण है कि मेरे जो रिजल्ट है वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर रहा है दोस्तों। आज भी मैं कई पेशेंट एपिलेप्सी के ट्रीट कर रहा हूं, और हर पेशेंट को अलग अलग तरह से तोलता हूं, और इसीलिए मुझे रिजल्ट भी मिलता है। इसीलिए मैंने आपको सारे प्रोटोकॉल्स बताए दोस्तों, अपना दिमाग लगाइएगा, कुछ भी इसमें से आगे पीछे आपके प्रोटोकॉल के बेस पर, पेशेंट के सिम्टम के बेस पर रेट करके आप प्रोटोकॉल चलाएगा। ये केवल एक तरीका है कि आप इस तरह से, इस कारणों से अगर किसी को हो रहा है, आप उस तरीके को अपनाकर पेशेंट को ठीक कर सकते हैं। उम्मीद करूंगा ये एपिलेप्टिक का जो चैप्टर है इसको खोलूंगा भी आगे, क्योंकि इसके जो टाइप होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो यहाँ नहीं मैंने बताया, केवल सीजर्स बताए, आगे जब चैप्टर खुलेगा आपको बताऊंगा कि एपिलेप्सी का अटैक कैसे आता है, और वहां पर नर्व का कैसा क्या क्या चेंजेस आते हैं, और उस चेंजेस के कारण क्या इंपैक्ट आता है ब्रेन के लेवल पर, है ना। यह हमने 7 सर्किट बोलकर कंप्लीट कर लिया, है ना, याद रखना दोस्तों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम ब्रॉडमैन एरियाज, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप स्मेल थेरेपी जानते हो ना, अगर आप, उल्टा बोल रहा हूं, अगर आप ब्रॉडमैन एरियाज जानते हैं तो आप स्मेल थेरेपी सीख जाओगे, है ना। जिन जिन लोगों ने, हमारे यस सर ने बहुत ब्रिलियंटली सीखा है, आई हैड सम, मैं उनको हेडसअप करता हूँ, गुरु सर को हेडसअप करता हूँ, विनोद सर को हेडसअप करता हूँ, इन्होंने ये चीज बहुत बारीकी से पकड़ी है ना। यही कारण है रिजल्ट बहुत, मुझे तो बहुत टॉप क्लास आ रहे हैं दोस्तों। याद रखना, ब्रॉडमैन एरिया सेरिब्रल कॉर्टेक्स का एक रीजन होता है ना, सेरिब्रल कॉर्टेक्स का रीजन है जो ब्रॉडमैन एरियाज कहलाता है। याद रखना दोस्तों, इसके जो, आप जब कभी मकान बनाते हो तो क्या करते हो, है ना, साइटो आर्किटेक्चर बनाते हो ना, है ना। आप यहाँ पर ब्रेन के साइटो आर्किटेक्चर के बेसिस पर डिफाइन कर रहे हो दोस्तों, यानी साइटो मतलब साइटो आर्किटेक्चर का मतलब क्या हुआ, सेल का ऑर्गेनाइजेशन। आपने सेल को किस रूप में ऑर्गेनाइज किया है यहाँ पर, है ना। याद रखना दोस्तों, कॉर्बिनियन ब्रॉडमैन के द्वारा 1909 में ब्रॉडमैन एरिया को ओरिजिनली डिफाइन किया गया था दोस्तों, और उन्होंने इसको नंबरिंग दिया था 1 to 52 तक, क्योंकि 52 ब्रॉडमैन एरियाज पाए जाते हैं दोस्तों, जो कि कॉर्टेक्स में, सेरिब्रल कॉर्टेक्स में न्यूरॉन्स के लैमिनर ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर डिपेंड करता है दोस्तों, कि उनका लैमिनर ऑर्गेनाइजेशन किस रूप में पाया जाता है ना। इसमें से कुछ एरिया के कुछ स्पेसिफिक नाम दिए गए दोस्तों, है ना, जो इनके फंक्शन के ऊपर बहस करता है, इसीलिए इनको स्पेसिफिक नाम दिया गया दोस्तों, है ना। एक सेंचुरी के पीरियड के दौरान ब्रॉडमैन एरियाज को एक्सटेंसिवली डिस्कस करके
उनको रीनेम दिया गया, है ना। स्टार्टिंग में कुछ और कहा गया, धीरे धीरे कुछ थ्योरीज आई, कुछ साइंटिस्ट पीछे पड़ गए, नहीं ये नहीं, इसका नाम ये होना चाहिए, ये ऐसा काम करता है, ये ऐसा काम करता है, और तब जाकर वहां पर जब ये एरियाज बने, इनको डिवाइडेशन दिया गया दोस्तों, कि फ्रंटल लोब का एरिया, ये पर्टिकुलर आपका जो आपके लोब्स हैं, है ना, ये आपका टेम्पोरल लोब, आपका ऑक्सीपिटल लोब, आपके जो लोब्स हैं उसी के अकॉर्डिंग इनका नामनक्लेचर दिया गया। जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स के फ्रंटल लोब के अगर आप एरिया की बात करोगे, ये कॉर्टिकल सरफेस के 1/3 को फॉर्म करता है। ये जो 1/3 होता है इसको फॉर्म करने का काम करता है दोस्तों। यानी ये फ्रंटल पोल से अगर आप सेंट्रल सर्कस तक, यहां तक सेंट्रल सर्कस तक दोस्तों, ये वहां पर कंटिन्यू रहता है, एक्सटेंडेड रहता है, फैला रहता है। यही कारण है लेटरल सर्कस के बिलो ये लिमिटेड हो जाता है। लेटरल सर्कस के लेटरली दोनों साइड यहां पर जाओगे तो ये यहां पर देखो, ये लेटरल सर्कस की तरफ जाओगे तो ये वहां पर लिमिटेड हो जाता है, यानी उसको वहां पर रोक दिया जाता है। इसीलिए फ्रंटल लोब में सेरिब्रल कॉर्टेक्स के जो पार्ट देखोगे आप दोस्तों, वो होता है प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स, जो कि पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, बैक साइड, है ना। प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स जो कि पोस्टीरियरली सिचुएटेड होता है, और प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स जो कि, याद रखना, एंटीरियरली, सेंट्रल वाला पीछे और प्री फ्रंटल वाला, आप ये देखिए, आप ये है प्री फ्रंटल, है ना, यहां पर बैक साइड में आएगा वो आपका प्री सेंट्रल, वहां पर आपको पर्टिकुलरली कॉर्टेक्स नजर आता है। आप जब यहाँ टेबल प्रैक्टिस में बात करेंगे ना, तो आपको यही समझना पड़ेगा कि प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स और एक्साइटोमोटर कॉर्टेक्स क्या होता है ना। एक्साइटोमोटर कॉर्टेक्स याद रख लेना, वही केमिकल जो न्यूरोट्रांसमीटर के जो एक्साइटेशन का काम करते हैं, है ना, वो सब यहाँ पर आते हैं, है ना। यानी प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स फ्रंटल लोब के पोस्टीरियर पार्ट को फॉर्म कर रहा है। हमारा जो फ्रंटल लोब है, इसका जो पोस्टीरियर पार्ट है फ्रंटल का, यानी ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पार्ट है। यहाँ पर ये प्री मोटर एरिया, प्री फ्रंटल एरिया, प्राइमरी मोटर एरिया, ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर होता है, ये उनको फॉर्म कर रहा है। इसमें सेंट्रल जो इसकी जो पर्टिकुलर सेंट्रल सर्कल की लिप्स होती है दोस्तों, वूल ऑफ प्री सेंट्रल गायरस के लेवल पर, सुपीरियर और मिडिल और इंफीरियर फ्रंटल गायरी के पोर्शन को यहां पर शामिल किया जाता है। ये जितनी भी ब्रांचेस है ना, ये ब्रांचेस गायरस कहलाती है, और ये वहां पर इन सबको इन्वॉल्व किया जा रहा है ना। हमें इसके बारे में कुछ समझना नहीं, हमारे कोई काम की जरूरत हो, क्योंकि आप यहाँ पर सर्जरी नहीं करने जा रहे हो, है ना। सेरिब्रल कॉर्टेक्स के पार्ट को एक्साइटोमोटर कॉर्टेक्स या एरिया भी कह रहे हो आप। क्यों कह रहे हो भाई? क्योंकि इस एरिया में डिफरेंट पॉइंट के स्टिमुलेशन के कारण डिस्क्रीट स्केलेटल मसल्स की एक्टिविटी होती है। आपकी बॉडी में जितने भी पार्ट्स मौजूद है, वहां पर जो डिस्क्रीट स्केलेटल मसल्स है, जो उनके कार्य के लिए परफॉर्मिंग का पूरा वर्क कर रही है, पूरा वर्क आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इन ब्रॉडबैंड एरिया से कनेक्टेड होता है। इसीलिए जब आप यहाँ पर प्री सेंट्रल कॉर्टेक्स के फंक्शनल एरिया को देखोगे ना, आपको क्लियर इंडिकेशन यहाँ पर नजर आएगा, है ना। 3 फंक्शनल एरिया में इसको डिवाइड कर रहे हो पुनः दोस्तों। पहला होता है प्राइमरी मोटर एरिया, है ना, यहाँ पर प्राइमरी मोटर एरिया निकल के आता है। दूसरा होता है प्री मोटर एरिया, ये प्री, ये प्राइमरी, ये प्री, ये प्राइमरी मोटर एरिया, ये प्री मोटर एरिया, है ना। और तीसरा निकल कर आता है सप्लीमेंट्री मोटर एरिया, जो इसको एसोसिएटेड कहता है दोस्तों। यहाँ पर ये जो सप्लीमेंट्री मोटर एरिया होता है, ये इसको सपोर्ट करने का काम करता है। इसीलिए जब प्राइमरी मोटर एरिया की बात आएगी, प्रॉपर जो प्राइमरी मोटर एरिया होता है प्री सेंट्रल गायरस के थ्रू आउट एक्सटेंड हो जाता है, पूरा एक्सटेंड होता है, फैलता है, यानी सेंट्रल सर्कस के एडजेसेंट लिप तक एक्सटेंड करता है। अर्थात ये जो आपको नजर आ रहा 4s और 4, है ना, ये 4s और 4 वाला जो एरिया होता है प्राइमरी मोटर एरिया। अब आपको यहां से समझना है कि आप यहां पर इलेक्ट्रोमोपैथ से कैसे पहुंच सकते हो। इस एरिया में 6 लेयर होती है दोस्तों, 6 लेयर होती है। सबसे ग्रेन्युलर लेयर बहुत थीन होती है। इस लेयर का स्पेशल स्ट्रक्चरल जो फीचर होता है, जो प्रेजेंट रहता है, वो होता है जाइंट पिरामिडल सेल, जिसे आप बेड्ज सेल्स के नाम से जानते हैं, है ना। गैंग्लियोनिक लेयर में प्रेजेंट रहता है। याद रखना, जो यहाँ पर नर्व सेल के गुच्छे होते हैं, जिसको आप गैंग्लिया कहते हैं, उस गैंग्लियोनिक लेयर के सेल्स में ये प्रेजेंट होते हैं दोस्तों। इसलिए आपको यहाँ पर ये चीज आपको हमेशा याद रखना है कि यहाँ पर
जो इसका कनेक्शन आप देखोगे, ये कनेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है दोस्तों, क्योंकि ये जो एरिया होता है ये यहां से प्राइमरी मोटर एरिया का कनेक्शन होता है ना। याद रखना यहाँ पर एफरेंट इनपुट कनेक्शन नीचे से ऊपर आ रहा है। एफरेंट इनपुट कनेक्शन प्राइमरी मोटर एरिया में होता है ना। जब आप सेरिबेलम को देखते हो, उसका डेंटेट न्यूक्लियस से फाइबर रेड न्यूक्लियस और थैलेमस के वाया यहां पर रिसीव करते हैं, है ना। थैलेमस थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आपको याद होगा, है ना। यहाँ पर रेड न्यूक्लियस और थैलेमस के माध्यम से सेरिबेलम से पूरा मैसेज यहाँ पर रिसीव करने का काम करता है। इसीलिए जब ये रिसीव हो गया तो इफरेंट आउटपुट कनेक्शन भी आपको देखना है, यानी यहाँ पर मैसेज आया, पूरा इंटीग्रेशन हुआ, समझा गया विस्तार से कि बॉडी में क्या चल रहा है, उसके एवज में यहाँ पर आपको इफरेंट आउटपुट कनेक्शन भी नजर आएगा, अर्थात पिरामिडल ट्रैक, है ना। याद रखना पिरामिडल ट्रैक के फाइबर इसी बेड सेल से अराइज होते हैं दोस्तों, आपको याद रखने की जरूरत है। यही बेड सेल जो जॉइंट सेल्स होती है इसी से अराइज होता है, और यही फाइबर स्पाइनल कॉर्ड में अपोजिट साइड के जो एंटीरियर ग्रे हॉर्न है, उस एंटीरियर ग्रे हॉर्न में मोटर न्यूरॉन के साथ सिनेप्सी हो जाते हैं। यानी जो सेंसेशन आया आपके स्पाइनल कॉर्ड में मोटर हॉर्न पे जाकर दोस्तों, वहां पर जाकर सिनेप्सी हो गया, तो यहां से सेंसेशन आया, यहां से तुरंत मोटर फंक्शन के माध्यम से मोटर न्यूरॉन जो ग्रे हॉर्न में मौजूद था वहां पर जाकर सेंसेशन को दे दिया गया, वो भी कौन सा, मोटर सेंसेशन, है ना। इसीलिए याद रखना दोस्तों, कुछ फाइबर सेम साइड मोटर न्यूरॉन तक भी पहुंचते हैं, उसी साइड के न्यूरॉन से। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं, पूरा नर्वस सिस्टम कोलेटरल में काम करता है। अगर आपको रिपेयर, अगर मतलब कहने का मतलब है, अगर लेटर हाफ में जब डैमेज बहुत ज्यादा नहीं होता है या बहुत ज्यादा समय नहीं होता तो आप उसको रिपेयर कर सकते हो। अगर पूरा डैमेज हो गया रीजनरेट नहीं कर सकता है, लेकिन मैक्सिमम फायर बचे हुए हैं और फाइबर ज्यादा होने के कारण थोड़ा बहुत फाइबर टूट भी गए तो कोई दिक्कत नहीं, रिपेयर हो जाता, माइलिन शीट वहां पर डेवलप हो सकती है दोस्तों, है ना। लेकिन याद रखना एकाएक नहीं होता, उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ती है ना। फाइबर जब वहां पर देखते हो, कार्पस स्ट्रैटम, रेड न्यूक्लियस, थैलेमस, सब थैलेमस, रेटिकुलर फॉर्मेशन में भी ये फाइबर वहां पर प्रोजेक्ट हो जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कोलेट्रल्स, जितने भी ब्रॉडबैंड एरियाज होता है ना, कोलेट्रल्स होता है दोस्तों। यही कारण है यहाँ पर बहुत सारे एसोसिएशन फाइबर होता है, प्राइमरी मोटर एरिया के कॉर्टेक्स के अन्य एरिया से कनेक्ट करते हैं। यानी वो क्या करेंगे, यहां से निकले यहाँ गए, यहां से निकला यहाँ गया, यहां से निकला यहाँ गया, यहां से निकला यहाँ गया, यानी ये कोऑर्डिनेटेड वे में काम करेंगे। पहले मेरे पास आ जाए न्यूज, फिर मैं आपको बांट देता हूं, है ना। यही कारण है जब आप प्राइमरी मोटर एरिया का फंक्शन देखोगे ना, तो आप याद रख लेना, आपको इस एरिया में, अगर आपको मैं कह रहा हूं कि आप यहाँ पर स्मेल कराइए सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यू की, है ना, सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यू की, आप डायरेक्टली इंडिकेट कर रहे हैं इस पूरे एरिया को। आप फंक्शन देखिए, आप खुद समझ जाओगे। प्राइमरी मोटर एरिया वॉलेंटरी मूवमेंट और स्पीच की इनिशिएशन के साथ कंसर्न होता है, एरिया नंबर 4। ये जो एरिया नंबर 4 है, स्पीच के साथ कंसर्न होता है, स्पीच की इनिशिएशन के साथ कंसर्न होता है, यानी आपके बोलने की प्रक्रिया इस एरिया नंबर 4 के पास है। कभी नहीं भूलना दोस्तों, कभी मत भूलना, आपको समझ में आ जाएगा। आप बोल रहे हो साहब मुझे तो सर्दी हो गई, मेरी तो आवाज बिल्कुल सर्दी में भारी हो गई, है ना। आप कह रहे हो साहब कि इसको तो बहुत खतरनाक कंडीशन है ना, हेडेक हो रहा था, आप डब्ल्यू स्मेल करा देते हो। अब एक बार सिंथेसिस सेकंड प्लस डब्ल्यू का स्मेल तो करा के देखो, आपको पता लग जाएगा। आप S12C1W का स्मेल करा रहे हो ना, क्या कर रहे हो आप, है ना। याद रखना यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, ये विजुअल एसोसिएशन एरिया है ना, एरिया नंबर 18। याद रख लेना, मैं सब चीज बता रहा हूं आपको। यहाँ पर प्राइमरी विजुअल एरिया 17 नंबर। आप जब S12C1W का स्मेल कराओगे, आप देख लो बहुत टॉप क्लास स्मेल आप करा रहे हो दोस्तों, क्योंकि आप जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को कंसंट्रेट फॉर्म में डाल रहे हो, लॉन्ग टर्म में डाल रहे हो, आप वहां की सेल्स को स्टिमुलेट कर रहे हो, चाहे वो न्यूरो सेल हो, है ना, डब्ल्यू के माध्यम से बैलेंस कर रहे हो, न्यूट्रल कर रहे हो। इसीलिए फ्रंटल लोब के जो प्री सेंट्रल गायरस है, उसमें सिचुएटेड एरिया की यहाँ पर जो होता है टेपरिंग स्ट्रिप होती है, ऐसा बाहर निकल कर एक बाहर निकला होता है ना। ये ब्रॉड इन हेमिस्फीयर के अपर बॉर्डर पर सुपरफिशियल वहां पर इस प्रकार पर लाइन होती है दोस्तों, है ना। यही कारण है ज्यादातर प्राइमरी मोटर एरिया के इफरेंट फाइबर इसी एरिया से अराइज होता है। ये जो रीच ऊपर से निकल के आ रही, जैसे ये नजर आ रही है ना, ये बात,
यहाँ पर ये रीच के रूप में होती है और इसी से ज्यादातर फाइबर जो होता है निकल के आते हैं। इसलिए एरिया नंबर 4 क्या करेगा, है ना, एरिया नंबर 4 मूवमेंट का सेंटर होता है। आपके बॉडी में जो मूवमेंट हो रहे हैं ना, ये सभी इफ्रेंट ब्रेन से आने वाले, सभी इफ्रेंट कार्टिको स्पाइनल फाइबर के प्राइमरी मोटर एरिया में इंपल्सेस को सेंड करने का काम करता है। प्राइमरी मोटर एरिया में सेंड करने का काम करेगा दोस्तों। इसीलिए क्या करेगा ये, है ना, जो कार्टिको स्पाइनल ट्रैक्ट के फाइबर के थ्रू स्पाइनल कॉर्ड में जो लोअर मोटर न्यूरॉन्स होते हैं एरिया 4 के लेवल पर, है ना, उनको एक्टिवेट कर देता है दोस्तों। और जब ये एक्टिवेटेड होगा, दोनों अल्फा मोटर न्यूरॉन और गामा मोटर न्यूरॉन दोनों को साइमल्टेनियसली स्टिमुलेट करेगा दोस्तों, जो कि को एक्टिविटी कहते हैं। और इसी को एक्टिविटी के प्रोसेस को पूरे ब्रेन में कोऑर्डिनेट किया जाता है ना। ये को एक्टिविटी यानी एक स्टिमुलेट हुआ तो दूसरा रिलैक्स, दूसरा एक्टिवेट हुआ तो पहला रिलैक्स, ये कंडीशन को एक्टिविटी के साथ में कंटिन्यू होती है। और कंटिन्यूटी होने के कारण दोस्तों आपके ब्रेन में सारे फंक्शन यूनिवर्सली सिंक्रोनाइज्ड मैनर में 1 बाय 1 होते रहते हैं। यही कारण है आप अल्फा मोटर न्यूरॉन के एक्टिवेशन के कारण मसल्स का एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मैंने वही कहा आपको, एक फ्लेक्शन होगा तो कॉन्ट्रैक्शन, एक कॉन्ट्रैक्शन होगा तो दूसरा फ्लेक्शन, है ना। तो मसल्स का जो एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। और गामा मोटर न्यूरॉन के एक्टिवेशन के कारण जो इंट्राफ्यूजल फाइबर होता है उनका कॉन्ट्रैक्शन होता है, जिसके कारण मसल टोन में इंक्रीज हो जाता है। और जब मसल टोन इंक्रीज होगी कोई भी काम करा लो आप, है ना। अर्थात ब्रेन के माध्यम से आपकी बॉडी में मौजूद स्पीच सेंटर को एरिया नंबर 4 कंट्रोल कर रहा है। इसलिए वो यहां से आपके बॉडी के मस्कुलर मूवमेंट में कोऑर्डिनेशन करके वहां पर सारे मसल्स के कोऑर्डिनेशन के लेवल पर एक्स्ट्रा फ्यूजल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा मसल टोन को इंक्रीज कर देगा। बोलना भी तो आपके मसल्स के माध्यम से हो रहा है। आप मुंह को हिलाओ मत, बगैर हिलाओ बोल के देख लो आप, है ना। ये जो मस्कुलर मूवमेंट हो रहा है ये पूरा का पूरा यहाँ पर निर्धारित हो रहा है। इसीलिए याद रखना, एरिया जो एरिया नंबर 4 के स्टिमुलेशन का इफेक्ट आप देख लो, आपको प्रोटोकॉल समझ में आ जाएगा। जब आप एरिया 4 को इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन के कारण, हम पॉजिटिव माइंड नेगेटिव की बात कर रहे हैं, हम तो न्यूट्रल की बात कर रहे हैं, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, है ना। बॉडी के अपोजिट साइड में डिस्क्रीट आइसोलेटेड मूवमेंट होता है। इसका काम जिस एरिया में होता है उसके ऑपोजिट साइड भी डिस्क्रीट मूवमेंट होता है दोस्तों, यानी सिंगल आइसोलेटेड मसल, है ना। यानी पर्टिकुलर एक मसल्स का या मसल्स का जो फंक्शन होता है या मसल्स के जो ग्रुप होते हैं उनका जो एक्टिवेशन होता है इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा एरिया स्टिमुलेट हुआ है। अगर आपका यहाँ पर 4 एरिया हुआ तो वो जिस एरिया में लेवल पर होगा, उस एरिया के जिस पार्ट पर वो फाइबर कनेक्ट होगा वही एरिया स्टिमुलेट होगा। इसीलिए यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जितने भी एरियाज है ब्रॉडबैंड एरियाज, ये एरियाज कहाँ पर कोऑर्डिनेटेड कर रहे हैं और जिस एरिया को कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उसका काम हो रहा है या नहीं हो रहा है ना। अब सबसे बड़ी चीज मैंने कहा S12C1W को स्मेल करा लो या सिंथेसिस सेकंड W को स्मेल करा लो, क्यों करा लो, है ना। आप लोकलाइजेशन को देखो, यानी आप जब मोटर होम्युनकुलस की बात करते हो, यानी मैं आपको कह रहा हूं कि S12C1W आपके नर्वस सिस्टम पर काम करे, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी को, बिहेवियर को, इमोशनल को, मस्कुलर वर्क को, आपके न्यूरॉन्स को, आपके पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके पूरे नर्वस सिस्टम को कनेक्ट कर रही है दोस्तों। अगर वहां S12C1F1W हम कर देंगे तो पूरा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। हमने केवल S12C1W का, लेकिन अगर आपने S12C1F1W कर दिया ये पूरा कोऑर्डिनेटेड हो जाएगा। और अगर आपने सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन कर दिया तो आप जानते हो आपने क्या करा, सिंथेसिस सेकंड डायल्यूशन में सब 1-1-1 है। S1 कहां काम करता है आपको पता है, C1 कहां काम करता है आपको पता है, F1 कहां काम करता है आपको पता है, वर्वन कहां काम करता है आपको पता है। इसमें से जो एरिया पेक्टोरल ग्रुप यदि रेस्पिरेटरी ट्रैक को कंट्रोल करता है P1 वहां जाके काम करेगा, है ना। याद रख लेना, ये पूरा ट्रैक आपके इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। और यही कारण है दोस्तों बॉडी के डिफरेंट पार्ट की मसल्स एरिया नंबर 4 में दोस्तों रिप्रेजेंटेड करती है। आपके बॉडी के डिफरेंट पार्ट की जो मसल्स होती है ना, एरिया नंबर 4 में ही रिप्रेजेंट करती है दोस्तों, ठीक है। अगर ये चीज आपको पता है, मीडियल टू लेटरल सरफेस पर एक इन्वर्टेड वे में ये कंडीशन आपको नजर आती है, यानी बॉडी का जो लोअर पार्ट होता है मीडियल सरफेस में और बॉडी के अपर पार्ट में रिप्रेजेंटेड रहता है दोस्तों। ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट को कंट्रोल कर रहा है
है ना, जो लेटरल सरफेस में रिप्रेजेंट होता है। यानी आपका एक पार्ट दूसरे पार्ट को कोऑर्डिनेट वे में कंट्रोल करता रहता है। अगर स्टिमुलेशन यहाँ हुआ तो बाद में यहाँ होगा, है ना, ये कोऑर्डिनेटेड फंक्शन होता है। इसीलिए अब वो मिडिल लेवल पर हो रहा है या लेटरल लेवल पर हो रहा है, ये आपका मिडिल पोर्शन, ये आपका लेटरल पोर्शन, है ना, याद रखना। यही कारण है ये एंटीरियर पोर्शन, ये बैक में पोस्टीरियर पोर्शन, ये आपका सुपीरियर पोर्शन, नीचे वाला इंफीरियर पोर्शन। यही कारण है दोस्तों, जब मीडियल से लेटरल सरफेस से आपका रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर निकलेगा, भाई कोई एक मसल्स पे काम थोड़ी होगा भाई, है ना। आप जब मसल्स पे काम देखोगे तो कैसे होगा, देखो टोस के लेवल पर, एंकल के लेवल पर, नी के, ये 1:1 रेशियो बता रहा हूं। सबसे पहले टोस, एंकल, नी, उसके बाद हिप, उसके बाद ट्रंक, उसके बाद शोल्डर, उसके बाद आर्म, उसके बाद एल्बो, उसके बाद ब्रिस्ट, उसके बाद हैंड, उसके बाद फिंगर, और उसके बाद में फेस में मूवमेंट होता है ना। ये मिडिल टू लेटरल सरफेस से रिप्रेजेंटेशन का ऑर्डर होता है, नीचे से ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा। इसीलिए मैंने कहा आपको बॉडी का लोअर पार्ट मिडिल सरफेस में और बॉडी के अपर पार्ट में रिप्रेजेंटेड रहता है, आपको इसीलिए मैंने बताया, है ना। इसीलिए एरिया नंबर 4 डिस्क्रीट मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के साथ कंसर्न रहता है। ये मोटर सिग्नल को दोनों साइड की जो फेशियल मसल्स है बायलैटरली और अपोजिट साइड की जो अन्य मसल्स है उनमें भी कॉन्ट्रालेटरली सेंड करने का काम। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप खुद बोल दोगे हाँ यार मैं इसको कवर कर सकता हूँ। मैं एक टास्क दूं आपको, ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के लेवल पर कितने लोग करना चाहेंगे? S1, C1, F1, WR1, Y, आप करके देख लीजिएगा दोस्तों। ट्राइजेमिनल न्यूरेल्जिया के लेवल पर बहुत ब्रिलियंटली वर्क होगा। अगर Y से आपको थोड़ा सा ज्यादा तकलीफ बड़ा, Y हटाकर आगे ऐड कर लेना, है ना। कई बार मैंने कहा ना, इनिबिशन और एक्साइटेशन में सिलेक्ट करना है। एक मेडिसिन का वेरिएशन आपको वो राजा बना देगा दोस्तों, है ना। इसलिए यहाँ पर ज्यादातर मैं सिंथेसिस सेकंड डायलेशन प्लस WE प्लस RE को प्रमोट करता हूँ। आप स्मेल करा दो, देख लो आप, लेकिन RS बेस होना, डिस्टिल वाटर बेस नहीं, है ना, याद रखना। इसीलिए अगर मान लो ये इतना सारा फंक्शन आपने देखा कि मसल्स का डिस्क्रीट मूवमेंट यहाँ पर कैटेगराइज हो रहा है, तो आप याद रखना एरिया नंबर 4 का अगर लीजन होगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा? उसका भी इफेक्ट आएगा दोस्तों, है ना। याद रखना एरिया नंबर 4 के एब्लेशन या लीजन का इफेक्ट। एब्लेशन मतलब काम नहीं करना या कोई डैमेज हो जाना, इंजुरी हो जाना, उसका इफेक्ट डिफरेंट स्पीसीज में अलग अलग होता है, हर स्पीसीज में अलग अलग होता है। अगर आप कैट्स में देखोगे वो आपकी एबिलिटी अफेक्टेड वहां पर नहीं होगी, उसके जो चलने की एबिलिटी अफेक्टेड नहीं होती है दोस्तों। मंकीज में देखोगे कॉन्ट्रालेटरल फ्लैसिड पैरालिसिस यहाँ पर डेवलप होता है दोस्तों, है ना, ये आपको नजर आता है। आप जब हाइपोटोनिया, आप लॉस ऑफ रिफ्लेक्सेस के लेवल पर जाओगे दोस्तों, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर नजर आएंगी। आप यहाँ पर माइलेटिक रिफ्लेक्सेस, यानी मसल्स के दो रिफ्लेक्सेस होते हैं, शॉर्ट टाइम में रिपेयर हो जाएंगे। अभी गया रिफ्लेक्स, फिर आ गया, फिर गया, फिर आ गया। ये रिफ्लेक्सेस बहुत शॉर्ट टाइम में होते हैं। लिम्स के जो प्रॉक्सिमल पार्ट होते हैं उसमें केवल रिकवरी उत्पन्न होती है, याद रखना। प्रॉक्सिमल पार्ट में रिकवरी उत्पन्न, लोअर पार्ट में नहीं होती, है ना। डिजिट परमानेंटली पैरालाइज रहता है। जो डिजिट्स होती है, पांव की उंगलियां होती है परमानेंट, क्योंकि वहीं से स्टार्ट होता है, परमानेंटली वहां पर पैरालाइज उत्पन्न हो जाता है। कब? जब एरिया नंबर 4 में डैमेज होता है। आप पैरालिसिस जब पेशेंट देखते हो ना, आप पैरालिसिस के पेशेंट में आपको नजर आता है कि भाई इसके हाथों में मूवमेंट आ रहा है लेकिन लेग्स में नहीं आ रहा, लेग्स में बिल्कुल मूवमेंट नहीं आता, बिकॉज ऑफ दिस एरिया नंबर 4 का लीजन डेवलप हो चुका है। इसीलिए मेन में मंकी की तुलना में जो सिम्टम होता है बहुत सीवियर हो जाते हैं। ये तो मॉडरेट सिम्टम थे, लेकिन मेल में यूनिलैटरल लीजन में कॉन्ट्रालेटरल साइड में पैरालिसिस उत्पन्न होता है ना। अगर एक साइड लीजन है कॉन्ट्रालेटरल, उसी साइड में आपको लीजन नजर आएगा दोस्तों। कंप्लीट पैरालिसिस बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है ना। यदि दोनों साइड अफेक्टेड होंगे तो इफेक्ट और मोर सीवियर हो जाता है। यानी दोनों साइड यहाँ पर लीजन है, इस साइड भी इस साइड भी, आप मान के चलिएगा दोस्तों मोर सीवियर सिम्टम पैरालिसिस को उत्पन्न होता है। इसीलिए रिकवरी, आप कहते हो ना पैरालिसिस में रिजल्ट बहुत स्लो आ रहा, रिकवरी बहुत स्लो होगी, रिकवरी बहुत स्लो होगी। रिकवरी के दौरान बॉडी का जो अपर पार्ट है, फर्स्ट सबसे पहले अपर पार्ट रिकवर होता है। आप देख लो उसके हाथों में मूवमेंट आने लग जाता है,
धीरे 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 करके उसका, हमने क्या पढ़ा, टोज से लेकर कनेक्शन होता है, ऊपर की तरफ आता है ना। इसीलिए जो पहले वाला पार्ट होता है वो बाद में ठीक होता है, और जो आखिरी वाले पार्ट होते हैं जैसे फिंगर में, ये आखिरी वाला पार्ट था, हमने देखा है ना। टोज, टोज के बाद में एंकल, एंकल से ऊपर आपका नी जॉइंट, ऐसे ऊपर आ रहा है, तो ये जो पोर्शन होता है सबसे पहले रिकवरी में आएगा, इसके बाद यहां से होता हुआ नीचे की तरफ उतर के जाएगा। याद रख लेना, कभी भी पैरालिसिस में ये बहुत काम आएगा आपको दोस्तों। इसीलिए यदि एरिया नंबर 4 यदि एरिया नंबर के साथ अफेक्टेड होगा, 6 के साथ, सॉरी, एरिया नंबर 4 अगर 6 के साथ अफेक्टेड होता है दोस्तों, तो याद रखना बहुत सीवियर इफेक्ट होता है ना। अगर इफेक्ट होगा, आपने हेमिप्लेजिया का नाम सुना होगा, है ना, नहीं सुना? किसने सुना? हेमिप्लेजिया के साथ स्पास्टिक पैरालिसिस को डेवलप कर देगा, और यही कारण है दोस्तों, मैंने आपको क्लियर इंडिकेशन दिया है, क्लियर इंडिकेशन दिया है मैंने, S10P1F1W, है ना, एक क्लियर इंडिकेशन दिया है। आप हेमिप्लेजिया के लेवल पर आप देख रहे हो कि यहाँ एरिया नंबर 4 के साथ एरिया नंबर 6 अफेक्टेड हुआ, इसी के कारण दोस्तों बहुत सीवियर हो गया, इसी के कारण जो है हेमिप्लेजिया वहां पर डेवलप हो गया, और उसी के कारण स्पास्टिक पैरालिसिस डेवलप हुआ, C11RE, है ना, C11RE, S10P1F1WE टॉप क्लास प्रोटोकॉल होता है जो हेमिप्लेजिया के लेवल को कवर करेगा। लेकिन मेरा मानना है सिंथेसिस सेकंड क्लास WERE को स्मेल कराना साथ में, और वो भी RS बेस कराना, आप रिजल्ट फास्ट ले लेना, है ना। जब बॉडी के 1/2 में पैरालिसिस होता है ना, तो याद रखना दोस्तों, वो हेमिप्लेजिया कहलाता है। स्पास्टिक पैरालिसिस में मसल्स में स्पास्टिक कॉन्ट्रैक्शन आता है दोस्तों, जो मसल्स में टोन के इंक्रीज होने के कारण होता है। यहां मसल्स में टोन इंक्रीज हो रहा है, इसलिए आपको याद रखना है, यहां पर मसाज जितना करोगे ना, उतनी तेजी के साथ रिलैक्सेशन आपको डेवलप होगा, याद रख लेना। और यही कारण है इस प्रोटोकॉल को न्यूट्रल प्रोटोकॉल में देना, D5 में देना, कभी भी कम ज्यादा नहीं करना। और इस जो यहाँ पर इंक्रीज टोन हो रही है, इसको कैसे रिड्यूस करोगे? नर्व को, ये पूरे नर्व को इंक्रीज प्रेशर यहाँ डेवलप हो रहा है, S1F1 1000 इसीलिए दिया जाता है, मेरे गुरु से सीखा है मैंने, है ना। ये S1F1 1000 टॉप क्लास प्रोटोकॉल होता है इस कंडीशन में, जब हम लोकल प्रोटोकॉल, हम C11RE को दे रहे, D5 में दे रहे, हमने S10P1F1W को दिया, D5 में दिया, है ना, हमने ऑक्सीजन भी अवेलेबल करा दिया, नर्वस स्टिमुलेशन भी अवेलेबल करा दिया, हमने हर प्रकार की प्रक्रिया को निर्धारित कर दिया। लेकिन हमने क्या नर्वस कोऑर्डिनेशन के लेवल पर, रिलैक्सेशन के लेवल पर काम किया? ऑफ कोर्स नॉट। हमको S1F1 1000 देना पड़ेगा, मतलब देना पड़ेगा। अगर हमने नहीं दिया, आपको रिजल्ट वैसा नहीं आएगा। और याद रखना, स्टार्टिंग में आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंटली रोजाना भी देना पड़ सकता है, S1 मॉर्निंग, F1 नाइट को। लेकिन आपको लगता है नहीं यार, इतनी इमरजेंसी नहीं है, वीकली डोज दीजिए, है ना। S1 मॉर्निंग में हर मंडे या हर संडे, F1 इवनिंग में मंडे या संडे आप दे दीजिए, आप रिजल्ट देखिएगा दोस्तों, कभी निराश नहीं होंगे, कभी टेक्निक फेल नहीं होगी। मैं पिछले 12 साल से ये टेक्निक का यूज कर रहा हूं और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले, इसलिए मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ। और इस मामले में मेरी बड़ी बहन मलिका मचानी मैम भी आपको बता सकती है, ये सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल यूज किया है ना। मेरे पास बहुत लंबे चौड़े उनके फीडबैक्स है। याद रखना, एरिया नंबर लास्ट हमारा 4S की बात करते हैं। जो एरिया नंबर 4S होता है, इसको आप सप्रेसर एरिया कहते हो दोस्तों, है ना, सप्रेसर एरिया। यानी एरिया नंबर 4 के एंटीरियर में एक छोटी सी स्ट्रिप होती है दोस्तों, उस स्ट्रिप को फॉर्म करता है ना, एक उभार को फॉर्म करता है। ये एरिया नंबर 4 के जितने भी स्क्रूटनीज होती है ना, जितने भी स्क्रूटनीज को प्रोड्यूस करने का काम करता है, यानी एक्स्ट्रा इंपल्सेस को सप्रेस करता है। जितनी इंपल्सेस आपके 4 नंबर एरिया पे आ रही है, उसकी जितने भी एक्स्ट्रा इंपल्सेस आ रही है, भाई अभी काम चल रहा है, रुको यार, तो वो वहां पर उसको सप्रेस करता रहता है दोस्तों। यही कारण है ये मूवमेंट के एक्स्ट्रा जनरेशन को इनहिबिट कर देता है। यानी कोई भी मूवमेंट अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वहां पर रिपीटेडली हो रहा है, उसको वहां पर इनहिबिट करने का काम करता है। अगर इनहिबिट नहीं हुआ तो एरिया नंबर 4 ऐसे ही जल जाएगा, पूरा बर्नआउट हो जाएगा, है ना। इसलिए ये बारीकियां हमें पता होनी चाहिए दोस्तों। यही कारण है मैं बार बार कहता हूं दोस्तों, ब्रेन के लेवल पर हाई पोटेंसी का रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है।
अभी मैं आपको एक ब्रेन हेमोरेज का केस बता रहा हूँ दोस्तों। मेरे यहाँ आज से 8 दिन पहले एक मजदूर बेचारा गरीब आदमी है, वो अचानक बैठे बैठे अटैक आ गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, उसको नाक से ब्लड आने लगा, है ना। और उस कंडीशन में डॉक्टरों ने डायरेक्ट बोल दिया, क्योंकि उसका लोअर लिम्ब बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, कि इसको ब्रेन स्ट्रोक हुआ है। अब एमवाई हमारे इंदौर का गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा, बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वहां पर। हालांकि वो लोग इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन मेरा मानना है बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। वहां पर बहुत सारे लोगों की जिंदगी बची हुई है, मैंने अपने आंखों से देखी है दोस्तों। तो वहां पर हम लोगों ने हमारी इंटर्नशिप के भी कुछ महीने गुजारे हैं दोस्तों। तो वहां पर हमने उस केस को भेजा, तो मैंने साथ में केवल A1 का उसको 1000 दिया था। मैं इसीलिए आपको बता रहा हूँ, A1 का 1000 दिया था, 3 डोज। वहीं उसको घर में जब तक तैयारी करे, मैं तुरंत, क्योंकि 4 मकान छोड़ के, मैंने A1 का 1000 लेकर 2-2 बूंद उसको 1 चम्मच पानी में डालकर दे दिया। इंदौर जाते जाते उसके हाथों में मूवमेंट आ गया, उसके पाँव में मूवमेंट आ गया, और उसके बाद में मैंने कहा था तुम्हारा ट्रीटमेंट चलने देना, ये S1 ये F1 का 1000 ग्लोबल्स में बना के दे दिया। मैंने कहा इसको जो भी पानी पिलाओ ना, उसमें दोनों को साथ में डाल देना, और इनके सामने मत डालना, 10-10 ग्लोबल दोनों की निकाल के डाल देना, पानी को हिलाना और उसको पिला देना। जब भी मौका मिलता था तुरंत उनको पिला देते थे दोस्तों। 15 दिन में रिकवर हो जाएगा, ऐसा सामने वाले डॉक्टर का कहना है। और 8 दिन पहले का केस है, पेशेंट खुद बोल रहा है, मेरे से बात किया, भैया आपने बचा लिया, मेरा सारा ऑर्गन काम कर रहा है, मेरे जो ब्लड आ रहा था वो तो 4-8 किलोमीटर के बाद में ही बंद हो गया। तो A1 का 1000 लाइफ सेविंग होता है जब सेरिब्रल हेमोरेज होता है। याद रखना, अर्निका मोंटाना का गुण बता रहा हूँ। अर्निका का मोंटाना का गुण इसलिए होता है कि जो एक्स्ट्रा वेसेशन ब्लड होता है उसको रिस्टैब्लिश कर देता है, वापस खींच लेता है। और यही कारण है कैपिलरी के बस्ट होने के बाद वहां का एरिया ब्लड नहीं जानता, वहां का एरिया CSF को जानता है ना, CSF फ्लूइड को जानता है। अब वहां ब्लड आ गया, तो ब्लड आ गया तो वो एरिया तो डैमेज होगा। यहाँ पर कौन से एरिया में ब्लड जमा है, वो एरिया डैमेज हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले स्पास्टिक पैरालिसिस, आपके पूरी बॉडी का पैरालिसिस डेवलप हो जाता है, लोअर लिम्ब स्पेशल जाता है ना, मसल्स पूरे चले जाते हैं, एरिया नंबर 4 बिल्कुल अफेक्टेड होता है। इसलिए ये बारीकियां याद रखिएगा, कभी भूलिएगा मत। मेरी मेहनत आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप उसको कितना समझ रहे हो और कितना टॉप क्लास रिजल्ट ले रहे हो दोस्तों। तो आज मैं यही समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि मुझे अभी इंदौर निकलना है, मेरी फ्लाइट है सुबह 7:30 बजे। तो मैं अभी नाइट को 1 या 1:30 बजे के आसपास निकलूंगा दोस्तों, क्योंकि ट्रैफिक भी है, पानी भी गिर रहा है, पानी का भी कोई ठिकाना नहीं है। और अभी तो माइक्रोसॉफ्ट के गड़बड़ होने के कारण फ्लाइट का भी कोई निश्चित नहीं है कि टाइम से निकल पाएगी कि नहीं, हमें तो जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम यही समाप्त करते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप लोग फटाफट पूछ सकते हो। जी, डॉक्टर अभय कुमार सर, डॉक्टर अभय कुमार सर, अभय कुमार सर। हेलो, हाँ सर, डॉक्टर अभय कुमार सर जी। सर आवाज जा रही है? हेलो सर, आवाज आवाज नहीं जा रही है? हाँ, अरे पास से बोलिए तब आएगी आवाज सर। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए सर। हेलो सर। सर आप आगे सर बोलिए। एक प्रॉब्लम है, ऑस्टिपेनिया का एक पेशेंट है, उसको बहुत सारे बोन्स में डिफॉर्मिटी है, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी कई जगह पर है। ठीक है, हाथ, हैंड के बोन्स पे और फुट के बोन्स पे, हिप ज्वाइंट्स पे। तो ये डिफॉर्मिटी है बहुत सारे जगह पर और बाय बर्थ है। ठीक है। अब उसको क्या होता है कि पैरों, सर उसकी फोटो और रिपोर्ट ग्रुप में डालिएगा, मैं देखकर और उसकी जितनी भी तकलीफ है आप ग्रुप में डालिएगा, असेसमेंट करके बता दूंगा आपको। ठीक है ठीक है, ठीक, जी। ओके, थैंक जी जी, निशा कुमारी जी, निशा कुमारी जी। सर जी नमस्कार। नमस्ते मैम। सर एक चीज पूछना था, जैसे आज जैसे आपने पढ़ाया सर, बहुत बढ़िया मैडम सर, आवाज अच्छा लगा क्लियर सर। करिए प्लीज, आवाज क्लियर करिए, कट रही है आपकी आवाज, क्लियर नहीं आ रही है ना। सर अब जा रहा है मेरा आवाज? हाँ अब आ रहा है, अब क्लियर आ रहा है, बोलिए।
आप वीडियो सुनिएगा, आपको पता लगेगा मैंने क्यों कहा आवाज नहीं आ रहा है ना। जी 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 सर, जी सर। तो सबसे पहले तो सर जो आप पढ़ा रहे हैं सर बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया लग रहा है और चीजों को इतने समझने का, इतनी बारीकी तरह से समझ रहे हैं और जी पेशेंट के ऊपर भी इस चीज को अप्लाई कर रहे हैं सर, बहुत अच्छा रिजल्ट मिल रहा है सर। पहले तो नहीं हो पा रहा था, लेकिन जब से आपका क्लास ज्वाइन किए हैं ना सर, अब हर चीज पॉसिबल हो रहा है। जी, थैंक अभी यू सर मैम। आज आपने एपिलेप्सी के बारे में पढ़ाया सर, मेरे पास ना एक छोटा बच्चा आया था, उसको मतलब सडन स्टार्ट हुआ था कुछ दिन से एपिलेप्सी। तो मैंने सर ये पूरा प्रोटोकॉल तो जो आपने पढ़ाया पूरा प्रोटोकॉल तो नहीं दिया था मैंने, इसमें से कुछ जो है सेकंड डायलेशन में जो चलाया था बच्चों को। सर एक जी बार में क्या पॉसिबल होता है क्या सर, एक बार में मतलब 15 या 1 महीना दवाई चलने के बाद एपिलेप्सी क्योर हो जाता है क्या? ना मैम, उसमें आपको ईयरली लगेंगे। लेकिन सर एक उस बच्चे का मैंने ना सर 1 महीना दवाई चलाया, तो दोबारा से ना वो पेशेंट जो है अगले नेक्स्ट पेशेंट को लेके आया, बोला कि मैडम जो है इसका तो अब अटैक ही नहीं आ रहा। मैंने बोला कि आप ना कुछ दिन मेडिसिन कंटिन्यू रखिए, लेकिन वो जी मेडिसिन छोड़ दिया। एक लेडीज पेशेंट को आया सर लेकर के, लेकिन उस पेशेंट में क्या था, उसके पास कोई रिपोर्ट वगैरह कुछ भी नहीं है, थोड़ा सा गरीब पेशेंट है। लेकिन जी जो मैंने मेडिसिन चालू किया ना सर, उसको जी हर दिन मतलब हर हर दिन सर, जैसे एक दिन भी गैप नहीं होता था, पर डे उसको जो है अटैक आता था। अब ये है जी कि उसकी फैमिली में मतलब वो पूरी अच्छे से हिस्ट्री भी नहीं है सर उसकी, मतलब उसको कब से है, अभी फीमेल का करंट एज सर 60 ईयर्स के लगभग में है। लेकिन अब उसको एपिलेप्सी कब से है, 30 साल से है कि 40 साल से, वो पेशेंट भी नहीं बता पा रही है। तो मैंने हम्म, उसको सॉल्यूशन में और कुछ प्रोटोकॉल उसमें दिया था सर। तो उस पेशेंट का क्या है कि एक पहले जो पर डे आ रहा था वो पर डे ना आकर के अब 15 दिन में, 20 दिन में ऐसे सर पूरा उसको आ रहा है। बिल्कुल। आप कंटिन्यू करते जाइए, नेगेटिव जाते जाइए। जिस दिन पेशेंट का 1 महीना 2 महीना 3 महीने नहीं आएगा, फिर रिवर्स कर दीजिएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव आ जाइएगा। ठीक है। जी सर, इसमें एक कंप्लेन उस पेशेंट का क्या है सर, कि वो पेशेंट का कहना है क्या कि मुझे ना बालों में इतनी मतलब सर सर पे ना इतनी खुजली होती है, मतलब खुजली नेत्र से है ना कि कुछ काटता हो, तो बर्दाश्त नहीं होता। इसके लिए सर कुछ क्या मतलब रीजन अभी से हो रहा है? मैंने इसमें एक चीज नहीं बताई है ना, हाँ इसलिए नहीं बताई थी कि मैं आगे बताता, पर आज आपने खोर के पूछ लिया। A1 का D2 का 40 ड्रॉप डाल के उसको नहलाओ और उसका बाल मत पोंछना, वो ठीक हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, A1 का D2 सर 40 ड्रॉप हाँ, ये पर डे, एपिलेप्सी का मास्टर स्ट्रोक है। पर डे से देना है सर? डेली नहाने में देना है उसको। अच्छा, नहाने में देना है। उसके बाद में उसको पोंछना नहीं है, आप पंखे के नीचे खड़े कर दो, वहां सूखने देना है ना। वो नहाने जी के पानी से नहला दो, बाकी उसको सूखने देना है ना, पोंछना नहीं है। बस इतना करो आप, और मुझे 1 महीने बाद बताओ। ठीक है। बिल्कुल सर, पूरा प्रोटोकॉल मैं सर अब उसका देती हूँ और 1 महीने के बाद मैं पूरा फीडबैक आपको दोबारा देती हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल। जी मोहन थैंक सर। जी मैम, मोहन सर। सर जी नमस्ते सर। हैप्पी जर्नी सर। जी सर थैंक यू सर। जी। दिल्ली में आप कैंसर पे कुछ सेमिनार कर रहे हैं ना सर? ना ना, मैं कोई सेमिनार नहीं कर रहा हूँ सर। मैं गौरव सर के यहाँ जो है एक उन्होंने एक ऑर्गेनाइज किया है। हाँ हाँ उनका नया क्लिनिक बना है और उस नए क्लिनिक पर उनकी जीत थी। और मुझे एक शादी में दिल्ली आना था, तो मैंने कहा भाई 21-22 को तो मेरे यहाँ शादी है दिल्ली में, वो शादी अटेंड करूंगा, उसके बाद आ पाऊंगा। तो उन्होंने एक छोटा सा कैंप रखा है कैंसर रिलेटेड, और जितने भी टॉप मोस्ट डिसीज का जो है वो है वहाँ पर। तो अब देखते हैं, बताऊंगा, सारे वीडियोस वगैरह डलेंगे आप लोगों को, देखो हमने कैसा ऑर्गेनाइज किया है। और ऐसे ही कैंप दिव्या मिश्रा मैम ने भी रखा है देहरादून में, तो उन्होंने भी 2 दिन का वहाँ पे रखा है। राकेश भारद्वाज जी उन्होंने भी रखा है। तो कुल मिला के 27-28 तक मैं बिजी हूँ वहाँ पे। आप हाँ। अगर आना चाहे तो मोस्ट वेलकम, गौरव सर से बात कर लीजिएगा आप, है जी ना। जी जी ठीक है। थैंक यू। उसका रीडिंग उसे कुछ तो भी कैसेट्स है तो हमको रिकॉर्डिंग है तो भेजना सर, और कुछ। बिल्कुल बिल्कुल भेजेंगे सर, है ना। जी नमस्कार सर। नमस्ते। ठीक है दोस्तों, आज यही रखता हूँ, हम मिलते हैं मंडे को।